Did you know that practicing previous year question paper can boost your exam scores up to 30%? So, in this video, you will learn how to effectively prepare for your class 10 science exam using previous year question paper. इस वीडियो में हमने 2023 का सीबीएसई का जो पेपर आया था उसको सॉल्व किया है, जो कि आउटसाइड दिल्ली से था। सेट 1 को सॉल्व किया है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले जिन्होंने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल so that you can get the latest video. So let's start. सेक्शन ए देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Metal oxide generally react with acids, but few oxides of metal also react with bases, such as metallic oxide. वो बताने हैं जो मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड तो होते हैं हमारे एम्फोटेरिक। तो इसमें तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताने हैं। तो एम्फोटेरिक हमारा देखिए इसमें Zn और जिंक ऑक्साइड होता है और Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी सेकंड एंड थर्ड, हमारा सेकंड और थर्ड वाला होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Few drops of aqueous solution of ammonium chloride are put on a universal indicator paper. अमोनियम क्लोराइड के कुछ ड्रॉप यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ड्रॉप किए जाते हैं। द पेपर टर्न्स पिंक, पेपर का कलर क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। तो स्टडी द फॉलोइंग टेबल को, इस टेबल को देख करके चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है। नेचर क्या है? एसिडिक है। वीक अमोनियम क्लोराइड इज ए साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और पीएच रेंज लेस देन 7। नहीं, एसिड तो होता है, जो हमारा एसिडिक तो नेचर है। अमोनियम क्लोराइड कैसा? स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड वीक बेस से बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा इसमें और वीक बेस, और जिसकी पीएच रेंज लेस देन 7 होगी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। Select the appropriate state symbol of the product given X or Y in the following chemical reaction by choosing the correct option from the table given below. देखिए इसमें क्या है? जिंक है, सॉलिड है, H2SO4 लिक्विड है, और क्या बना? ZnSO4 X है। X क्या है ये बताना। ZnSO4 किस तरह का बनेगा, और H2 हाइड्रोजन गैस निकल रही है, Y बताना है। तो X की वैल्यू ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन बनता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमारी एक्वस आएगी। और H2 क्या गैसियस फॉर्म में निकलता है, तो ये गैस होना चाहिए। ठीक है, तो H2 क्या है? हमारी गैस हो जाएगी। ये इसमें गलत वो दे रखा है, ये हमारा गैस निकलेगी इसमें। एक्वस और गैस जो कॉम्बिनेशन है वो बनेगा इसमें, जो कि इसमें दे नहीं रखा है, तो इसका ऑप्शन बी बनेगा। एक्वस, ये एक्वस निकलता है इसमें और ये गैसियस होती है। ठीक है, तब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दो साल्ट दे रखे हैं। 2 salt X and Y आर dissolved in water separately. 2 साल्ट है X और Y, जिनको अलग अलग पानी में घोला गया है। When phenolphthalein is added to these two solution, जब इन दोनों सोल्यूशन में phenolphthalein ऐड की जाती है, सोल्यूशन X टर्न पिंक, सोल्यूशन X जो है पिंक में चेंज हो जाता है, एंड सोल्यूशन Y डज नॉट शो एनी चेंज इन कलर। जो Y है कोई चेंज नहीं देता। देयरफॉर X एंड Y, देखिए X जो है पिंक में चेंज हो जाता है, तो हमारा X क्या हो सकता है? एक बेस रहेगा। X क्या रहेगा? हमारा बेसिक रहेगा, तो Na2CO3, क्योंकि बेस ही फिनोप्थलीन के साथ में पिंक कलर देंगे। और जो एसिड होगा वो फिनोप्थलीन के साथ में कोई चेंज नहीं आएगा, कलर चेंज नहीं होगा। तो Y क्या होगा? हमारा बेस रहेगा। NH4Cl ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड क्या हमारा? बेस होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन डायग्राम ऑफ क्लोज स्टोमेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट क्या हो सकता है हमारा? फर्स्ट है हमारी न्यूक्लियस। ठीक है, सेकंड है हमारा इसमें ये दिखा रखा है, ये पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। और थर्ड जो है हमारा, ये क्या है? वैक्यूल है। और फोर्थ हमारा इसमें निशान लगा रखा है, ये गार्ड सेल। तो इसमें फर्स्ट जिसका आंसर क्या है? न्यूक्लियस है। इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, तो ये हमारा हो सकता है सही है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। सेकंड हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसमें भी। थर्ड हमारा वैक्यूल है, इसमें वैक्यूल दे रखा है, तो हमारा बी
और आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। 6 देखिए, वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में चलने के बाद, एंड राइडिंग ए बाइसिकल, और एक बाइसिकल पर चलने, आर द एक्टिविटीज विच आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन से ही होने वाले दो पार्ट है, एक सीधी रेखा में चलना या फिर एक साइकिल को चलाना। चूज द करेक्ट ऑप्शन, लोकेशन एंड नेम ऑफ दिस पार्ट ऑफ द गिवन। कौन सा पार्ट तो स्ट्रेट लाइन चलने में काम करता है, कौन सा पार्ट बाइसिकल को राइड करने में काम करता है, वो बताना है। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पार्ट ऑफ द ब्रेन। बाइसिकल में कौन काम करता है, फोर ब्रेन या मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन। तो इसमें हमारा पार्ट ऑफ द वॉकिंग को कौन कंट्रोल करता है, हमारा हिंड ब्रेन। और नाम क्या, हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बैलेंस करता है साइकिल पे, सेरिबेलम। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 7th क्वेश्चन देखिए, ए स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यूज कर रहा है और इरेक्ट इमेज चाहिए। कॉनकेव मिरर जो मिरर है हमारे कैसी इमेज बनाते हैं, इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इमेज कैसी चाहिए उसे, इरेक्ट चाहिए। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, यदि उसकी किसी की 10 सेंटीमीटर है तो हमारे उसको फोकल लेंथ से कम पे रखना पड़ेगा ताकि वो P और F के बीच में आ जाए, तभी वो क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो इसका आंसर है लेस देन 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए हमारी जो ऑब्जेक्ट रखे हैं P और F के, क्योंकि F हमारी क्या दे रखी है 10, तो 10 से कम पे कहीं पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। 8 देखिए, ब्रॉन्ज इज अलॉय, किसका अलॉय है, मैंने बताया ब्रॉन्ज जिंक ZER, तो इसमें जिंक नहीं होगा, तो किसका अलॉय होगा, ब्रॉन्ज और ब्रास दोनों ही किसके अलॉय हैं, कॉपर के अलॉय है। तो इसमें एक तो कॉपर रहेगा, कॉपर, जिंक नहीं होगा, क्या रहेगा, कॉपर एंड टिन का अलॉय बनेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। जहां पर जेड आ जाए, ZD, जिंक नहीं आएगा, ये याद रखना, कॉपर आएगा तो टिन आएगा उसके साथ में, और कॉपर का अलॉय है ये। एक इसमें आता आंसर ब्रास में क्या, कॉपर और जिंक आएगा, तो याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 9th क्वेश्चन देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट विद ए पी प्लांट, ए प्योर टॉल प्लांट TT इज क्रॉस्ड विद ए प्योर प्लांट TT, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल टू प्योर प्लांट F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या होता है हमारा प्योर, देखो इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़ना समझना कि रेशो किस में पूछ रहा, प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर शॉर्ट प्लांट। प्योर टॉल क्या बनते हैं उसमें, TT एक बनेगा और एक स्मॉल t बनेगा, और बाकी दो कैसे बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब ये केवल इसमें और इसमें रेशो पूछ रहा है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1:1, सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा इसका। 10th क्वेश्चन देखिए, स्टडी द गिवन फिगर ऑफ ए फूड वेब एंड आइडेंटिफाई करना द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड वेब। इसको करके प्राइमरी कंज्यूमर बताना, प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होंगे इसमें। तो प्राइमरी कंज्यूमर देखते हैं इसमें हम, ऑप्शन में माइस एंड बियर प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रैबिट एंड कैट भी प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होता, ये भी गलत है। रैबिट एंड फॉक्स भी नहीं होता, ये गलत है। माइस प्राइमरी कंज्यूमर है, बिल्कुल करेक्ट है, और रैबिट भी हमारा प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट्स को ही खाता है, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा डी। 11th क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ बाइनरी फिजन इन लैसमीनिया। करेक्ट ऑर्डर को चूज करना, तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, फर्स्ट सबसे पहले ये आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ये लैसमीनिया को दिखाया गया। फिर सेकंड केस में हमें इसमें थोड़ा डिवीजन दिखाना है, अलग अलग दिखाना है इसको, ठीक है। तो ये इसमें देखें तो यहाँ पे डिवीजन हो रहा, अलग अलग जा रही है न्यूक्लियस, ये आएगा सेकंड नंबर पे, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर पे रखना है, सेकंड रखना है, और थर्ड पे हमारा ये न्यूक्लियस आ जाएंगी, ये थर्ड हो जाएगा, और फोर्थ पे हमारा ये वाला पार्ट आएगा, और फिफ्थ में हमारा ये आएगा। तो जिसमें ये सीक्वेंस है वो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। 12 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड को देखना।
पहले में क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। दूसरे में NOH HCl के साथ में NaCl और H2O बताना। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस इक्वेशन के बाद में करेक्ट स्टेटमेंट बताना। फर्स्ट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैग्नीशियम इसमें से क्लोरीन को कंबाइन कर रहा है तो क्या होता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है इसमें से। एंड सेकंड इज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन, नहीं दूसरा भी क्या है, डीकंपोज थोड़ी, दूसरा क्या हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा। ठीक है, तो ये कौन सी है, फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट है, दूसरी क्या है, इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। 13th क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग डिस्पर्सन ऑफ द व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म के द्वारा कलर P एंड Q, P और Q कलर क्या है, देखिए जो सबसे कम कलर डेविएट होता है वो कौन सा होता है हमारा, इसमें से सबसे कम होगा हमारा रेड कलर होता है, और सबसे ज्यादा जो डेविएट होगा वो हमारा वायलेट कलर होता है। तो P इसमें क्या रहेगा हमारा रेड, और Q क्या रहेगा, ये P क्या हो जाएगा रेड, और सॉरी Q क्या रहेगा रेड, और P हो जाएगा हमारा वायलेट, क्योंकि वायलेट सबसे ज्यादा वो हो रहा है इसमें वायलेट। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, Q हमारा रेड है और P हमारा क्या वायलेट है। इसमें बोलता पहले P का बताना, P क्या हमारा वायलेट है और Q क्या हमारा रेड है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग थ्री फ्लावर्स नेमली X, Y एंड Z है, विच ऑफ द फ्लावर वुड बी डेवलप इनटू ए फ्रूट, कौन सा फ्लावर है जो फ्रूट में डेवलप होगा। देखिए इसमें वाले वाई फ्लावर में केवल क्या दिख रहा, फीमेल पार्ट्स को दिखाया गया, तो ये तो नहीं हो सकता। फ्लावर जेड में केवल मेल पार्ट्स को दिखाया गया है, ठीक है, फिलामेंट को, स्टेमन को दिखाया गया। एक्स जो फ्लावर है उसके पास में दोनों है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट्स भी है, तो एक्स फ्लावर इसमें सबसे जल्दी डेवलप होगा फ्रूट में, तो एक्स आंसर हो जाएगा इसका, ओनली एक्स फ्लावर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा क्या है, इसको एक्स भी हो सकता है और वाई भी, सबसे तेजी से तो होगा हमारा एक्स वाला फ्लावर ये, और दूसरा वाई हो सकता है क्योंकि इसके पास में ओवरी है, कहीं से भी इसे पोलन ग्रेन बनेगा तो ये हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि फ्रूट में कौन, देखो इसमें क्वेश्चन क्या, फ्रूट में डेवलप होगा, फ्रूट में कब कौन डेवलप होता है, ओवरी, ओवरी इसके पास भी है, ओवरी इसके पास भी है, तो फ्लावर एक्स और वाई क्या किस में डेवलप हो जाएंगे, फ्रूट में डेवलप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग सोलेनोइड, ये जो सोलेनोइड इस तरीका से बनाते हैं तो इसके कह रहा है इनसाइड, इसके अंदर जो होगा, अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होता है, कैसा रहेगा, सेम एट एवरी पॉइंट, सभी पॉइंटों पर सेम रहेगा, यूनिफॉर्म होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इज सेम एट ऑल पॉइंट। 16 देखिए, इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउ लाइट टू एंटर इनटू रेटिना, इनटू द आई, कौन सा पार्ट है जो लाइट को अलाउ करता है, तो वो क्या होता है हमारा प्यूपिल, प्यूपिल अलाउ करता है, कंट्रोल करता है लाइट को, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 17 to 20 क्वेश्चन हमारे अर्थशास्त्र रीजनिंग क्वेश्चन है, उसमें बताना। 17 देखिए, असर्शन कह रहा है इट इज एडवाइज दैट व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वन शुड ऐड वाटर टू एसिड एंड नॉट एसिड टू वाटर, कीपिंग द सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली स्टायर, तो ये क्या हमारा असर्शन क्या हो गई हमारी, फाल्स हो गई। इसमें हमें एडवाइस क्या देते हैं, डाइल्यूटिंग एन एसिड को डाइल्यूट करने के समय ऐड वाटर टू एसिड, वाटर नहीं ऐड करना चाहिए एसिड में, ठीक है, क्या करना चाहिए, वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए, इसने गलत दे रखा है, वन शुड नॉट ऐड वाटर टू एसिड, नहीं एसिड टू वाटर था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ए ही हमारी गलत हो गई। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इनटू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, बिल्कुल करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं,
ये कह रहा असर्शन है एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉफ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन कह रहा द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, ये भी ठीक है, जो फ्लो होता है फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल होता है, इसलिए एनर्जी कम बैक नहीं आती है, तो ये भी स्टेटमेंट और रीजन भी ठीक है, तो इसका बनेगा ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा हमारा इसका। इसमें जो सॉल्व कर रखा वो गलत है, ए ऑप्शन ही बनेगा इसका। 19 देखिए, assertion है amoeba takes its food using finger like extension of the cell's surface, finger like surface लेता है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। रीजन कह रहा in all unicellular organisms the food is taken by the entire cell surface, जो फूड है वो पूरी यूनिसेलुलर एंटायर फूड सरफेस के द्वारा लिया जाता है। पूरी सरफेस के द्वारा नहीं लिया जाता है। अमीबा टेक फूड यूज फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है इसकी, ये गलत है। फूड सरफेस के द्वारा नहीं लेता, फूड वैक्यूल के द्वारा लेता है, पूरी सरफेस फूड को नहीं लेती है। तो इसमें हमारा असर्शन ठीक है, रीजन इसका रॉन्ग है, तो इसका आंसर बनेगा सी। 20 देखिए, असर्शन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल आर लोअर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। हाँ, सोडियम क्लोराइड से कम होता है उसका इथेनॉल का मेल्टिंग भी और बॉइलिंग पॉइंट भी। रीजन कह रहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये भी ठीक है। अब ये देखिए, इसमें दोनों में असर्शन और रीजन में रिलेशनशिप है। क्या है कि सोडियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा होता है किससे, इथेनॉल, या कह रहा कि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है कम होता है सोडियम क्लोराइड से। अब क्यों होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड में जो क्या होते हैं, बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए होता है। तो इसका आंसर बनेगा ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट करते हैं, जो कि आपका 2 मार्क्स का आता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं। ये कह रहा है स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, बताना कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में और मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है H2 और Cl2। अब इसमें देखते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन थी, अब इसने क्या बना दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, तो इसको क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो HCl से इसमें क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ वाटर का। ठीक है, तो क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। ये है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आर गोइंग साइड बाय साइड, दैट्स व्हाई इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। बस ये बताना आपको इसमें। 22nd देखिए, लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड द लाइट। सेंसिटिव प्लांट्स में क्या होता है, देखिए क्वेश्चन को समझते पहले लिस्ट 2 डिफरेंस बताने। एक सेंसिटिव प्लांट्स की जो मूवमेंट होता है लीव्स में वो उसमें, और एक मूवमेंट होता है टुवर्ड द लाइट, लाइट की तरफ जो मूवमेंट होता है, इन दोनों में डिफरेंस देना है। देखिए, जो मूवमेंट टुवर्ड द लीव सेंसिटिव का प्लांट होता है उसको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इस पहले मूवमेंट को, मूवमेंट टुवर्ड द सेंसिटिव प्लांट को, तो उसको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट। जबकि मूवमेंट टुवर्ड द लाइट हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, द मूवमेंट टुवर्ड द लाइट। जबकि मूवमेंट टुवर्ड द सेंसिटिव पार्ट हो रहा है तो उससे नास्टिक मूवमेंट है, दूसरा वाला लाइट की तरफ है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है। ये एक डिफरेंस हो गया। जो ये नास्टिक मूवमेंट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, ऑन डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन में लीव जो है श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, जबकि जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है ये डायरेक्शनल है, डायरेक्टेड टुवर्ड द लाइट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स लाइट, ये लाइट की तरफ ही होगा।
तो ये दो डिफरेंस हो जाएंगे इसमें। दूसरा क्वेश्चन है इसमें और में पूछा गया इंटरनल चॉइस देखिए, व्हाट हैपेंस एट सिनेप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन स्टेट ब्रीफली। दो जो व्हाट हैपेंस सिनेप्स बिटवीन दो न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्स होता है, गैप होता है, उसका क्या होता है उसके बीच में, वो बताना है इसमें। तो इसमें बताना ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स बिटवीन टू न्यूरॉन, ट्रांसमिशन होता है, नर्व इंपल्स जनरेट होता है इसमें, ठीक है। न्यूरॉन टेक प्लेस थ्रू द सिनेप्स। एट द एंड ऑफ एक्सॉन जो होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो से रिलीज करता है। दीज केमिकल ये क्रॉस को करते हुए क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं, जो कि दूसरे न्यूरॉन पे कन्वर्ट हो जाता है और वहां से ब्रेन पे पहुंच जाता है। ये बताना है इस क्वेश्चन में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। 23rd देखिए, गिव द नेम ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन द फ्लूइड इन द आवर माउथ कैविटी। हमारी माउथ कैविटी में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो आपको पता है वो होता है हमारा टाइलिन एंजाइम या फिर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कह रहा है इसी में ये इसका 1 मार्क्स मिलेगा। दूसरा कह रहा है स्टेट द ग्लैंड विच प्रोड्यूस इट, कौन सी ग्लैंड है जो इसे प्रोड्यूस करती है, तो वो होती है हमारी सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज तो एंजाइम का नाम है। इससे सीक्रेट कौन सी वो करेगी हमारी सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड का नाम क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा हूं। स्टेट द ग्लैंड विच प्रोड्यूस, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है इसे, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट वुड हैपन टू द डाइजेशन प्रोसेस इफ दिस ग्लैंड स्टॉप्स सीक्रेटिंग दिस एंजाइम। क्या होगा यदि ये जो ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड इस एंजाइम को सीक्रेट नहीं करती, तो ब्रेकडाउन ऑफ जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे विदाउट अमाइलेज ए पर्सन विल नॉट एबल टू डाइजेस्ट द स्टार्च एंड शुगर इन द माउथ। तो जो स्टार्च और शुगर का डाइजेशन होता है माउथ में वो नहीं हो पाएगा यदि ये सलाइवरी ग्लैंड एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट नहीं करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिमेन्स कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड डिक्रीजेस to 1/4 of its initial value. What changes will occur in the current through it? State the law which help in us solving the above state को। देखिए कह रहा let the resistance of electrical device remains constant। इलेक्ट्रिक डिवाइस का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो एंड का जो डिक्रीज टू उसे घटा करके 1/4 कर दिया जाता है, 1/4 कर दिया जाता है उसकी पहली वैल्यू के कंपैरिजन में। तो ये कह रहा है व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। अब करंट पे इसके क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है, और बताना है कौन सा लॉ है जो इसे सॉल्व। अब देखिए लॉ का नाम है हमारा, इसे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशनशिप होती है, उस रिलेशनशिप को देता है हमारा ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ कहता है V इज टू IR। यदि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, यदि पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा 1/4 हो रहा है तो करंट भी हमारा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। करंट भी यदि पोटेंशियल डिफरेंस 1/4 हो रहा है तो करंट की वैल्यू भी 1/4 हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो ये बताना है इसमें, और लॉ बताना है इसमें। लॉ का नाम क्या है, ओम्स लॉ। 25 देखिए, ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम ए मीडियम A टू B। ऐसा एक लाइट है, मीडियम A से लाइट कहां जा रही है, मीडियम B में जा रही है, ठीक है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, Which one of the two media is denser with respect to other media? Justify your answer। अब इसमें से बताना कौन सा मीडियम है जो एक से दूसरे से भारी है, डेंसर है, और वो अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। इफ दूसरा क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम A इज VA और स्पीड B में VB है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना किसका, B का विद रिस्पेक्ट टू A। देखिए पहले क्वेश्चन को करते हैं, विच वन ऑफ द मीडिया इज। अब देखिए इस मीडियम में जब देखते हैं हम, जो हमारा फिगर है A टू B मीडियम में जब जा रही है इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ झुक रही है रे, इसे जाना ऐसे चाहिए था रे को, लेकिन इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ जब झुक जाती है रे, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, इसका मतलब है मीडियम B इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम A। कौन सा मीडियम B जो है ज्यादा भारी है इन मीडियम A की कंपैरिजन में। दूसरे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है,
तो इसमें क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम ए निकालेंगे तो पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। ऐसे बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल देंगे। अब फिर कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ऊपर रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बी का रखा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का रखा, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो वी ए अपॉन में वी बी आ जाएगा इसका आंसर। और इसमें देखिए और में भी क्वेश्चन दे रखा था, ए रे ऑफ लाइट skirting from the diamond is incident on the interface surface separating diamond and water। ये कह रहा है एक रे ऑफ लाइट है जो डायमंड से इंसिडेंट होकर उसके सेपरेट करती है डायमंड फेस को एंड वाटर को अलग अलग करती है। ड्राई लेबल डायग्राम टू शो द, अब हमें कहते हैं ड्राई लेबल डायग्राम ड्रा करना टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन दिस केस, कि रिफ्रैक्शन इस केस में किस तरीका से होता है वो बताना है। अब देखिए तो इसको इस तरीका से ड्रा करके दिखा सकते हैं हम। ये हमारा डायमंड का रिफ्रैक्ट वो दिखा रखा है, डायमंड है, यहाँ पे वाटर है। तो जैसे ही रे डायमंड से जाके रे को कैसे जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, लेकिन डायमंड क्या होता है, डेंसर होता है और हमारे वाटर क्या है, रेयर है। तो लाइट रेज को क्या जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए था इस तरीका से, लेकिन वो बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अब डेंसर से जब रेयर में जाती है रे, डेंसर टू रेयर में जा रही है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरीका से इसका डायग्राम आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का दे रखा 2.42, वाटर का दे रखा 1.33, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड। तो इसमें क्या करेंगे, पहले वाटर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड पूछा तो ऊपर रखेंगे वाटर का, नीचे रखेंगे हम डायमंड का, उससे डिवाइड कर देंगे तो याद आएगा 0.55। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड आया। ठीक है, तो जिसका पहले लिखा वाटर का पहले, तो वाटर का ऊपर लिख दिया, अपॉन में डिवाइड कर दिया डायमंड के, तो याद आएगा हमारा 0.55। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि उस रूल को बताना जिसके द्वारा हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास बनती है उसको बताना, ए पोर्शन है। बी में ये बताना कि फोर्स जो जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है जो उसके परपेंडिकुलर रखा है। तो इसका रखेंगे जो पहले का ए पार्ट है हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर, इसको बनाएंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। उसमें राइट हैंड रूल लगेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताने के लिए। सेकंड है इसमें फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसमें जो फोर्स है वो बताएगा हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, डायरेक्शन बताएगा मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, जबकि करंट का डायरेक्शन बताएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। टू फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये आंसर लिखना है इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। ये हमारा सी सेक्शन स्टार्ट हो गया जो 3 मार्क्स का है। 27 देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। इसमें कह रहा है कि उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है या सर्कुलेटेड होता है। तो इसका आंसर कैसे लेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट, पल्मोनरी वर्ड याद रखना, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड को फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। पल्मोनरी क्या करता है, राइट वेंट्रिकल से क्या किसको लेगा, पुअर ऑक्सीजन ब्लड को लेगा, जहां से जो ब्लड पिकअप कर जाएगा, देन रिटर्न, और क्या रिटर्न करेगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड को रिटर्न करेगा। कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में। राइट से लेगा ऑक्सीजन पुअर ब्लड को, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं उसको, हम क्या बोल देंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा, और फिर रिटर्न क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न करेगा, और कहां करेगा, लेफ्ट एट्रियम में। जबकि ये दूसरा होता है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से,
किसके द्वारा लेगा? आर्टरीज के द्वारा टू कैपिलरीज इन द टिश्यू को पहुंचाएगा। फ्रॉम द टिश्यू कैपिलरी डीऑक्सीजन ब्लड जो रिटर्न कर जाएगा कहां पे? राइट एट्रियम में। देखिए दो सिस्टम काम कर रहे हैं हमारे, दो सिस्टम, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया और दूसरा हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो गया। दैट्स वाई हमारी बॉडी में कैसे होता है? डबल सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट इस तरह डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हार्ट का डायग्राम बनाते हैं, सिंपल लिख सकते हो आप, ये हमारा राइट एट्रियम, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लंग्स क्या करते हैं? यहाँ से राइट वेंट्रिकल से कैसे ब्लड को लेंगे? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लिया और कहां चला जाएगा? लंग्स में चला गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड। वहां से लंग्स इसको फिल्टर करके ब्लड को, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन फिल कर देते हैं, तो ब्लड कैसे हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से किस में चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मेन आर्टरी के द्वारा इसमें बॉडी ऑर्गन को पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पे क्या काम कर रही है? आर्टरी ब्लड को ले जाने का काम करेंगी। फिर बॉडी ऑर्गन से ब्लड किस में चला जाएगा? वीन्स के द्वारा। यहाँ पे वीन्स काम करेंगी, वीना केवा, और वो कहां चला जाएगा? आपका राइट एट्रियम में चला जाएगा। फिर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया राइट वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज को लेकर जाएगी, लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से जो सर्कुलेशन हो रहा है, दो बार ब्लड का घूम रहा है, इसको बोलते हैं और डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3 मार्क्स क्वेश्चन था। देखिए मार्किंग कैसे होगी इसमें, इसे लिखने के आपके 2 मार्क्स के, और ये डायग्राम का आपको 1 मार्क मिलेगा आपको, ये 2 मार्क, ये इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28th क्वेश्चन। ए सबस्टेंस X is used in a building material and is insoluble in water। ये कह रहा है कोई सबस्टेंस X है जो बिल्डिंग मटेरियल काम करने में बनाने में यूज किया जाता है और वाटर में इंसोल्यूबल है, घुलता नहीं है ये सबस्टेंस। When it react with dilute HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब इसे रिएक्ट किया जाता है, it produce a gas, एक गैस प्रोड्यूस करता है which turns lime water milky, और वो गैस क्या कर देती है? लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ठीक है। लाइम वाटर को कौन सी गैस मिल्क करती है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो आपको याद रखना है। ये कह रहा है राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एक्स। एक्स क्या है? एक्स एक ऐसा सबस्टेंस है जो वाटर में इंसोल्यूबल है। वाटर में इंसोल्यूबल होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट सबस्टेंस है वो, ठीक है। मैंने इसका नाम लिखना है इसका कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे लिखा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3, ठीक। दूसरा राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द अबो स्टेटमेंट। अभी कह रहा है अबो स्टेटमेंट कि कौन सा इसको रिएक्ट कराना किससे? HCl के साथ में। किसको? CaCO3 को रिएक्ट कराना HCl के साथ में। तो क्या कहता है, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, CO2 गैस बनेगी, ठीक है, प्लस में CaCl2 बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और प्लस वाटर बनेगा, वाटर इवोपरेट हो जाएगा, ठीक। ये CO2 गैस इसने बता दिया कि ये CO2 गैस जो है क्या है? लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो हमने ये रिएक्शन लिख दिया। अब इसको बैलेंस भी करना है तो यहाँ 2HCl लगा देंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। और में इसका क्वेश्चन था ए मेटल M on reacting with dilute HCl liberate a gas G, एक गैस G लिबरेट कर दी। thus same metal also liberate gas G when react with a base। वही मेटल यदि किसी बेस से रिएक्ट कराया जाता है तो भी वो गैस G ही लिबरेट करती है। राइट द नेम ऑफ द गैस, गैस का नाम क्या होगा इसका? तो इसमें कौन सी होगी? हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एसिड के साथ में निकलती है और बेसिस के साथ में निकलती है। दूसरा क्वेश्चन ये तो हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, इसको कैसे पढ़ेंगे? इस गैस के ऑन ब्रिंगिंग बर्निंग मैस्टिक यदि लेके आते हो नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अगेन ए पॉप साउंड, पॉप साउंड इसकी पहचान होती है। पॉप साउंड के साथ यदि गैस जलती है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कंफर्म हो जाएगा हाइड्रोजन गैस है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द मेटल 1
एन एसिड एंड ए बेस। इस जो गैस निकल रही है द केमिकल इक्वेशन ऑफ द मेटल, मेटल के साथ में एक एसिड के साथ रिएक्शन करा दियानी कि एक बेस के साथ रिएक्शन करानी है। तो एसिड के साथ में जैसे एक मेटल ले लिया हमने मान जिंक, जिंक का HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी को एक बेस के साथ कराते हैं जिंक, जिंक की रिएक्शन कराती है NOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ये बताना है इसमें। इसका 1 मार्क है, इसका 1 मार्क है और इसका भी 1 मार्क है, हाफ इसका हाफ इसका। 29th क्वेश्चन देखिए, नेम द ग्लैंड एंड हार्मोन सीक्रेटेड बाय इन स्केरी सिचुएशन इन ह्यूमन बीइंग्स। स्केरी सिचुएशन में कौन से, यदि आपको डर लग रहा है तो आपको कौन सा ग्लैंड है और कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, तो उसमें होगा हमारा एड्रिनल ग्लैंड होती है और हार्मोन क्या होगा हमारा एड्रेनाइल हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड है और एड्रेनाइल हार्मोन हो जाएगा। फिर कह रहा है लिस्ट एनी 2 रेस्पॉन्स शोन बाय आवर बॉडी व्हेन दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड इनटू ब्लड। क्या होगा जब ये इसको करते हैं, तो ये फंक्शन क्या है, इट इंक्रीज हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, एक्सपेंड द एयर पासेज टू द लंग को इंक्रीज करता है कौन, एड्रेनल हार्मोन, और एनलार्ज द प्यूपिल इन द साइज को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, और इन द गिवन डायग्राम नेम द पार्ट्स ABC। ABC पार्ट्स का नाम, A क्या है, B क्या है, ये A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो A क्या है हमारा इसमें, A सेंसरी न्यूरॉन है। A क्या है इधर लिखा हुआ देखिए आंसर, A हमारा सेंसरी न्यूरॉन है, B हमारा रिले न्यूरॉन है, C हमारा इफेक्टर है, मसल्स में होता जो कि। फिर कह रहा है ये इसी में क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ A एंड C। A क्या है हमारा सेंसरी न्यूरॉन, तो सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन बताना। तो फंक्शन ऑफ पार्ट है सेंसरी न्यूरॉन, इट कैरीज द इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS, स्पाइनल कोड तक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। सी क्या था हमारा, इफेक्टर था, मसल्स थी, पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, जो स्टिमुलट से बाहर का उसके खिलाफ जो है क्या करता है, फंक्शन करता है, रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ये फैक्टर्स क्या मेनली क्या होते हैं, मैंने बताया पहले मसल्स होते हैं फैक्टर्स हमारे। इसमें ही थर्ड पार्ट में था रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्वड इन एनिमल्स, व्हाई। ये कह रहा है रिफ्लेक्ट आर्क जो है एनिमल्स में इवॉल्व हुआ है, क्यों। तो इसमें देखिए रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्वड इन एनिमल इन ऑर्डर टू परफॉर्म क्विक रेस्पॉन्स, ताकि रेस्पॉन्स बहुत तेजी से हो सके। एज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन इज नॉट सो फास्ट, जैसे हमें सांप को देखकर भागना है तो वो तेजी से भागे हम, तो उसके लिए क्या रिफ्लेक्स आर्क आया हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारा थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है। 30th क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल जस्टिफाई सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर डिटरमाइंड बाय चेंज इन द टेम्परेचर। से रिएक्शन कौन सी होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस किस में होता है, चेंज इन कलर किस में होता है। गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन ईच केस, और प्रत्येक के केस में क्या करना है आपको, एक केमिकल रिएक्शन लिख के बतानी। पहला तो देखते हैं इसको, तो चेंज इन टेम्परेचर व्हेन, अब इसका एक व्हेन जिंक इज रिएक्ट विद, जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होगा, तो टेस्ट ट्यूब हॉट हो जाएगी, इंडिकेटिंग दैट टेम्परेचर इज राइजिंग, तो हमें पता लगे टेम्परेचर राइज हो रहा है रिएक्शन के दौरान। ये लिख के बताना। फिर इक्वेशन दे दीजिए, जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो ZnSO4 प्लस H2, और इसमें क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर, यहाँ पे लिख भी दोगे राइज इन टेम्परेचर हो रहा है। ठीक है, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में केमिकल रिएक्शन दिखानी, इसमें जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, तो ये लिख के बता देंगे एक इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है। ऑन बर्निंग ए मैस्टिक ये पप साउंड प्रोड्यूस करेगी, और यही रिएक्शन लिख देंगे, जिंक H2SO4 ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। थर्ड था चेंज इन कलर, तो इसमें हम रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटासियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन दिखाएंगे, और इसमें रिएक्शन कलर चेंज होता है फ्रॉम द कलरलेस टू येलो। लेड नाइट्रेट हमारा कलरलेस होता है और लेड आयोडाइड हमारा येलो होता है, ये येलो हो जाएगा, और ये लेड नाइट्रेट क्या होता है हमारा कलरलेस, कलरलेस टू येलो कलर हो जाएगा इसमें। 31st क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द रीजन फॉर मायोपिया, का रीजन बताना विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम शो इमेज फॉर्म बाय द मायोपिक आई की इमेज बतानी है। करेक्शन ऑफ मायोपाई कई बार क्वेश्चन हम करवा चुके हैं इसे। मायोपिया का रीजन क्या होता है,
मायोपिया का रीजन होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस का कर्वेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तब होता है, या इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल बढ़ गई हो तब होता है। ये दो रीजन है इसके। फिर कह रहा है इमेज फॉर्मेशन, ये हमने इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे रेटिना से पहले इमेज बन जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ मायोपिक आई फोकसिंग, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं इसमें बाय यूजिंग ए सूटेबल पावर कॉनकेव लेंस। और इसका डायग्राम बना दिखा देंगे, यहाँ पे हमने कॉनकेव लेंस रख दिया, डायग्राम बन जाएगा। 32 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या होता है उसको बताना है। When does solenoid behaves as a magnet, solenoid मैग्नेट की तरह कब काम करता है वो बताना है। Draw the pattern of magnetic field produced inside it, showing direction of the magnetic field lines। और एक डायग्राम बनाकर भी पैटर्न दिखाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, किस तरीका से बनती है ये सोलेनोइड में। तो पहले बताएंगे इसमें हम आंसर में, सोलेनोइड इज ए लॉन्ग कॉइल होती है कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ कॉपर वायर वुंडेड ऑन एनी इंसुलेटर। सोलेनोइड क्या होता है, एक लार्ज कॉइल होती है जो कि वुंडेड होती है किस पे, एक इंसुलेटेड वायर पे, इंसुलेटर, किसके अंदर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, उस पर वुंड करी गई है कॉइल। ए सोलेनोइड, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हेन डज ए सोलेनोइड बिहेव एज ए मैग्नेट, व्हेन सोलेनोइड एक्ट एज ए मैग्नेट व्हेन करंट इज सप्लाइड, जब इसको हम करंट से, अभी तक तो इसमें एक मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा सोलेनोइड, जब इसको आप करंट से कनेक्ट कर दोगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे और बैटरी का स्विच ऑन कर दोगे, तब इसमें से करंट जब फ्लो होगा तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए बार मैग्नेट बिहेव करेगा ये। और ये इसका डायग्राम बना के दिखाना इस तरीका से, ये वाला, या इस तरीके इसमें ये डायरेक्शन दिखा देंगे मैग्नेट फील्ड लाइन की, जैसे डायग्राम बना हुआ है ये दिखाना, इसका मार्क्स मिलेगा। 33 देखिए, राइट द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कितनी एनर्जी कैप्चर करते हैं, ये करते हैं 1% एनर्जी, तो इसमें लिखना 1% एनर्जी को कैप्चर करते हैं। दूसरा, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ऑटोट्रॉप टू द नेक्स्ट लेवल, अब 1% इसने सन से कैप्चर करी है, अब इसका बाय द 10% रूल ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है एट ईच एवरी ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल्स, व्हाई डू डिफरेंट फूड चेन्स इन इकोसिस्टम हैव मोर देन 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल्स, गिव रीजन। ये कह रहा है कि ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, जो डिफरेंट फूड चेन है उसमें 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल होते हैं, उससे ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होते, क्यों, उसका रीजन बताना है। तो इसमें देखिए टॉपिक लेवल बताएंगे पहले, द वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड which transfer of food take place from one generation to another generation, another organism is known as the trophic level। एक ऐसी स्टेप्स होते हैं फूड चेन में जिसमें एक टॉपिक उससे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, फूड ट्रांसफर होता है, दैट आर कॉल्ड एज द ट्रॉपिक लेवल, उनको ट्रॉपिक लेवल कहलाते हैं। और जो इसमें एनर्जी का फ्लो होता है ट्रॉपिक लेवल में होता है 10%, बाय द लॉ ऑफ 10% लाइक द हर नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी, 10% एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है। अब आ जाता है आपका सेक्शन डी, जो कि 5 मार्क्स का सेक्शन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। 34 देखिए, ए कंपाउंड ए विद ए मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2 रिएक्ट विद ए बेस, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है उसका, रिएक्ट करता टू बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर, क्या दे रहा, साल्ट एंड वाटर दे रहा। आइडेंटिफाई करना ए क्या है, स्टेट इज नेचर, नेचर को बताना कैसा है, एसिडिक है, बेस है, न्यूट्रल है बताना वो, एंड नेम ऑफ द फंक्शन ग्रुप इट पोजेसेस, अब इसमें बताना कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है इसमें वो बताना। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, और इसमें जो जब रिएक्शन होती है बेस के साथ में साल्ट और वाटर बताना, उसकी रिएक्शन भी देनी है। सेकंड पार्ट है इसका, व्हेन द अब स्टेटमेंट कंपाउंड ए रिएक्ट विद अनदर कंपाउंड बी हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका फार्मूला क्या है, C2H6O है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एक एसिड के प्रेजेंट में ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म होता है, C फॉर्म होता है। फिर बताना उसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें B क्या है और C क्या है। दूसरा, स्टेट द रोल ऑफ एसिड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कह रहा है ना इन प्रेजेंस ऑफ ए एसिड, एक एसिड की प्रेजेंट में, तो एसिड का क्या रोल है इसमें। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, और इसमें जो रिएक्शन में जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बन रहा है उसकी रिएक्शन भी देनी है, लिख के बतानी है।
तो इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसमें आपको इंटरनल चॉइस बनेगी एक और वाला क्वेश्चन। पहले हम पहले वाले क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए कंपाउंड जो ए है, देश में कह रहा है एक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4O2। C4H4H2 हमारा क्या होता है, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है तो हमारा वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो ये हो जाएगा हमारा एसिटिक एसिड। कंपाउंड ए क्या हो जाएगा हमारा एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड है तो इसका नेचर क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा नेचर में। फंक्शन ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, COH ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिख देंगे। केमिकल रिएक्शन क्या है, COH की आपको NOH बेस के साथ रिएक्शन करानी थी, NOH साथ रिएक्शन करा देंगे तो सोडियम एस्टेट बना देगा, CH3COONA और वाटर निकलेगा इसमें से। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, इसका जो लॉन्ग आंसर था 34 का फर्स्ट पार्ट हो गया ये वाला। अब दूसरे में कह रहा है व्हेन द अबोव ए को रिएक्ट कराना अनदर कंपाउंड बी के साथ में जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। O वाला या तो मीथेनॉल हो, सॉरी या तो हमारे अल्कोहल हो सकते हैं या फिर अल्डिहाइड हो सकते हैं, लेकिन C2H6 से O है तो इसमें कौन सा इथेनॉल है हमारा ये, ठीक है। C2H5OH ग्रुप प्रेजेंट है, एसिड एक एसिड की प्रेजेंट, एसिड लेते हैं इसमें हमारा कंसंट्रेट H2SO4, तो बी क्या हुआ हमारा इथेनॉल है बी कंपाउंड, और सी क्या बना इथाइल एसीटेट बनेगा क्योंकि स्वीट स्मेलिंग है। एसीटेट क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग होते हैं। रोल ऑफ एसिड क्या है, जो एसिड हमारा H2SO4 रहेगा इसमें कंसंट्रेटेड, एक एक्ट एज ए कैटालिस्ट विच स्पीड अप द प्रोसेस एंड एस्टिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। H2SO4 क्या है, कैटालिस्ट की तरह काम करेगा जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन किस तरीका देनी है, यहाँ पे लेना इथेनॉल, इथेनॉल की रिएक्शन करानी है एसिटिक एसिड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो हमारा क्या बना इथाइल इथेनोएट बनेगा और वाटर बनेगा, CH3CO C2H5 इथाइल इथेनोएट, एस्टर बोलते हैं इसको, एस्टर फॉर्मेशन होगी। एस्टर स्वीट स्मेलिंग होते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसमें और में जो इसका क्वेश्चन था वो देखते हैं। नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेनॉल इज हीटेड। अब इथेनॉल को हीट कर रहे हैं हम 443 केल्विन टेम्परेचर पे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 पे एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कंपाउंड को बताना जब इथेनॉल को हीट करेंगे क्या बनेगा और उसका क्या देना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देना। स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका रोल बताना है इस रिएक्शन में। दूसरा इसका पार्ट है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन क्या है, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल इक्वेशन के द्वारा इसे एक्सप्लेन करना है। स्टेट द रोल ऑफ रिएक्शन इन द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है वो बताना है। तो देखिए हमारा इथाइल अल्कोहल इथेनॉल जो है कन्वर्टेड हो जाता है इथीन में, यदि इसको आप हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में आपको हीट करोगे तो जो हमारा इथेनॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इथेनॉल लिया, इसको कंसिडर H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर दिया स्ट्रांगली तो इथीन में कन्वर्ट होगा और वाटर निकलेगा। अब इसका इथीन का आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना इस तरीका से। कंसिडर H2SO4 का क्या फंक्शन में, इट एक्ट एज ए कैटालिस्ट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह का। डिहाइड्रेटिंग मींस जो इसमें से वाटर को रिमूव कर देता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है इसमें H2SO4। नेक्स्ट हाइड्रोजनेशन, द प्रोसेस इन विच अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड कौन से, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं अनसैचुरेटेड, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनमें यदि हाइड्रोजन ऐड करोगे H2 ऐड करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, अल्केन में चेंज हो जाएंगे। वो रिएक्शन किस तरीका से रहेगी इसकी, देखिए ये हमारा अल्कीन लिया हमने, अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, ठीक है। अल्कीन या अल्काइन भी हो सकते हैं, उसमें निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम कैटालिस्ट लेंगे, ये कैटालिस्ट बहुत जरूरी है, इसके बगैर ये रिएक्शन नहीं होती है, तो ये अल्केन में चेंज हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया और इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देंगे। अब रोल क्या है इसका, रोल इन हाइड्रोजनेशन में, दिस रिएक्शन कॉमनली इससे वेजिटेबल ऑयल बनता है। वेजिटेबल की ऑयल की जब करते हैं हाइड्रोजनेशन की जाती है तो हमारा वो क्या कहते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से वो सैचुरेटेड में बन जाते हैं, जैसे कि वनस्पति घी, वो याद कर रखना है उसमें, वनस्पति जो घी आता है वो इस तरीका डालडा,
ठीक है, वो इस तरीका से बनता है हाइड्रोजनेशन से। 35th क्वेश्चन देखिए, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन विल लेड टू अल्टरेट बॉडी डिजाइन। जब इनहेरिटेंस होती है तो डिफरेंट टाइप जो प्रोटीन होते हैं वो बॉडी डिजाइन को अल्टर कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं थोड़ा सा। रीजन बताना। फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन फ्लावर इफ पोलिनेशन डज नॉट अकर। फर्टिलाइजेशन तब तक नहीं होती जब तक पोलिनेशन ना हो जाए, ऐसा क्यों? ऑल मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन से न्यू इंडिविजुअल नहीं बनता है, क्यों? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग ओनली सम टाइप ऑफ प्लांट्स। वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन है हमारा कुछ टाइप के प्लांट्स में ही होता है, ऐसा क्यों? ये बताना है इसमें। E part इसका the parents and offspring of the organism reproducing sexually have the same number of chromosomes. पेरेंट्स और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके पास में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में पेरेंट्स के पास भी 46 होते हैं और बच्चे के पास 46 होते हैं, ऐसा क्यों होता है? वो सबका रीजन एक्सप्लेन करना है इसमें। तो देखिए इसका जब हम आंसर लिखेंगे, पहले का देखते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स जो लीड करते हैं वो बॉडी को अल्टर्ड क्यों कर देते हैं? तो अब इसमें आपको बताना, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो पास होती है, ठीक है, पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग फॉर्म ऑफ डीएनए। और डीएनए जो होता है सेल न्यूक्लियस कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और जो डीएनए कॉपिंग होती है इज द बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन। और जो इसमें जो डीएनए कॉपिंग जो होती है चेंज हो जाती है तो डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड। यदि डीएनए कॉपी करते टाइम में चेंज हो जाते हैं तो उनके प्रोटीन भी क्या होंगे? डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे वो। और डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे तो बॉडी के डिजाइन में अल्टर्ड हो जाता है, तो इसलिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो जाता है। सेकंड पार्ट था इसका, फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन फ्लावर इज द पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल बॉडी, ठीक है। और जब तक ट्रांसफर नहीं होगा मेल गैमेट का टू द फीमेल बॉडी पे ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक क्या होगा? फ्यूजन नहीं होगा। और फ्यूजन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है हमारा। तो ये बताना इसमें। सी पार्ट है, ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं होता है? तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन ओनली पॉसिबल व्हेन एंटायर बॉडी पार्ट इज मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल। एक तरह की सेल से बने हो तभी ये क्या हो पाता है? हमारा रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन हो पाता है। जबकि ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, क्योंकि बिकॉज दे आर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। तो इसलिए इसमें क्या होगा? हमारा हाईली डिफरेंशिएटेड होता है, इसके कारण इसमें रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन नहीं हो पाता मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस होती है सम टाइप ऑफ प्लांट्स बिकॉज इट इज यूज्ड टू ग्रो ए प्लांट इन विच वायबल सीड्स, जिस उन्हीं प्लांट्सों में जनरली करते हैं जिनमें सीड ग्रो नहीं होते हैं। इट हेल्प इन न्यू प्लांट बनाने के लिए क्या करते हैं? हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर लेते हैं। तो ये रीजन लिखे। और क्या रीजन कारण है इसका? मोर बड़ा तेजी से ग्रो करने वाला प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इजियर होता है और चीप मेथड है। बाय दिस मेथड गुड क्वालिटी ऑफ रेस और वैरायटी कैन बी प्रिजर्व। कोई 2 पॉइंट लिख देंगे इसमें, कोई भी 2 पॉइंट, 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ई पार्ट था इसका, गैमेट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स क्योंकि दोनों से ही हाफ जाते हैं। जैसे ह्यूमन में 22 जाएंगे मेल से, 22 मेल से प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम जाएगा, प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम जाएगा। ऐसे ही ये मेल से जाएंगे, ऐसे ही फीमेल से जाते हैं 22 ऑटोजोम्स प्लस में 1 सेक्स क्रोमोसोम्स। तो टोटल कितने हो जाएंगे? एक बच्चे के पास में 46 हो जाते हैं। तो हाफ जाते हैं, इसलिए सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रिजर्व रहते हैं जितने पेरेंट्स में थे। पेरेंट्स के पास 46 है तो बच्चे के पास भी टोटल 46 ही चले जाते हैं। 36th क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर का क्या मतलब होता है? डिफाइन द एसआई यूनिट, इसके एसआई यूनिट को डिफाइन करना है। लिस्ट 2 फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर कंडक्टर डिपेंड। वो 2 फैक्टर बताने जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है।
हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर अफेक्टेड इफ, क्या होगा यदि रेजिस्टेंस को बताना क्या होगा यदि पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर डबल कर देते हैं, रेडियस इज आल्सो डबल, उसकी रेडियस को भी डबल कर देते। जस्टिफाई फॉर योर आंसर, जस्टिफाई भी करना। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एन कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, ऐसा यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की वो होती है ओम। ओम को डिफाइन कर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, तब 1 ओम कहा जाएगा इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट 1 वोल्ट। जब किसी कंडक्टर का मैं एक एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो और उसका वोल्टेज कितना हो 1 वोल्ट हो, तब उसको 1 ओम कहा जाता है। रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड रजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो 2 लिखना है, 2 लिख देंगे। थर्ड था रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, तो जैसे ही लेंथ को डबल करोगे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दूसरा था रेडियस जो होती है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। यदि रेडियस को डबल करोगे तो एरिया इंक्रीज होगा 4 टाइम्स, हेंस द रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4, तो रेजिस्टेंस उसमें घट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जो इसका बी पार्ट था, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 bulbs हैं 100 watt each are connected in series to source. In another circuit set 3 bulbs same voltage connected in parallel. 100 watt के 3 बल्ब हैं, एक बार सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, दूसरे कनेक्शन में पैरेलल में कनेक्ट करे गए हैं। Will the bulb in the two circuit glow with the same brightness? No. दोनों सेम ब्राइटनेस से ग्लो नहीं करेंगे। जो सीरीज में है उनका ग्लो कम होगा, पैरेलल में है उनका ग्लो ज्यादा होगा, क्योंकि सीरीज में जो है करंट की वैल्यू घट जाती है, पैरेलल में करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि सीरीज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, पैरेलल का रेजिस्टेंस कम होता है, तो वहां पर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये केस फर्स्ट का दिखा रखा, सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं ये सारे, और ये केस सेकंड है जिसमें सारे तीनों पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। यदि हम सीरीज का वो निकालें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R आएगा, करंट क्या आ जाएगा, V/3R आ जाएगा। सेकंड केस में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट करंट क्या आएगा, 3V/R आएगा। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जो बढ़ जाएगी, इसलिए जो बल्ब है ग्लो सेकंड पैरेलल कनेक्शन में ज्यादा ग्लो करेंगे। ठीक है, अब सेक्शन ई को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 to 39 केस बेस्ड है, 4 मार्क्स ईच है। तो 37 देखते हैं पहले। वन ऑफ द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरी में ग्रुप करेंगे, मेटल लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। देयरफॉर मेटल आर एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसलिए मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर्स। जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लो रिएक्टिविटी जो होते हैं उनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। दीज ऑक्साइड्स मेटल्स रिड्यूस टू मेटल बाय द सिंपल हीटिंग करते हैं फिर इसको। इसके बेस पे इन क्वेश्चनों का आंसर देना। सबसे पहले पहचानना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से चैप्टर से, तो ये आपका क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से क्वेश्चन है ये आपका। उसके बेस पे ये आंसर करने हैं आपको कि क्या वैल्यूज चैप्टर से आपने प्राप्त किए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस of reduction used for a metal that gives vigorous reaction with air and water both। ऐसी कौन सी मेटल है जो एयर और वाटर दोनों से बहुत तेजी से रिएक्शन करती है? तो ऐसी मेटल होती है हमारी सोडियम, पोटाशियम, ये मेटल है। ठीक है, अब उसको रिडक्शन करने के लिए, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, रिडक्शन कराएंगे इस मेटल में। तो इसमें सोडियम हमारी मेटल हो गई है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, कार्बन या एल्युमिनियम कांट बी यूज्ड, कार्बन और एल्युमिनियम यूज नहीं कर सकते हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड है, कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एज रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। कार्बन को एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए भी यूज
रिड्यूस करने के लिए नहीं यूज किया जाता। क्यों? बिकॉज एल्यूमिनियम हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन फॉर कार्बन। क्यों? एल्यूमिनियम की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए वो ज्यादा होती है कार्बन कंपेरिजन, देयरफॉर कार्बन कैन नॉट रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसलिए कार्बन एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम की एफिनिटी ज्यादा है, वो ज्यादा क्लोजली रहता, पकड़ के रखता ऑक्सीजन को अपने पास में। थर्ड था इसमें, डिस्क्राइब ब्रीफली द मेथड ऑफ ऑब्टेन मर्करी फ्रॉम सिनेबार। सिनेबार क्या है? ओर है किसका? मरकरी का। उससे मरकरी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब इसकी केमिकल रिएक्शन भी देनी है। तो जो मरकरी है, सल्फर ऑक्साइड, मरकरी सल्फाइड या जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनेबार बोलते हैं। ठीक है, इट इज हीटेड इन द एयर गिव मरकरी। इसको एयर में हीट करेंगे पहले हम, तो क्या देगा? मरकरी ऑक्साइड बनेगा सबसे पहले, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। मरकरी ऑक्साइड को जो आप फर्दर हीट करोगे, फिर से हीट करोगे, तो उसमें मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। रिएक्शन भी देनी है साथ में। या तो सी वाला ये पार्ट अटेंड करना है या दूसरे वाला कर सकते हो। तो डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में डिफरेंस बताना, आप एक एक इक्वेशन भी देनी है दोनों की। तो इनमें हम डिफरेंस बताएंगे। कैल्सिनेशन डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ओर इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली। जब हम ओर्स को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। द ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट आदि इन एब्सेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई में इसको हीट करते हैं। या तो ऑक्सीजन को हम एब्सेंस रखेंगे या फिर लिमिटेड सप्लाई रखेंगे। जबकि रोस्टिंग मेटलर्जी होती है वेयर ओर को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में भी बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स। इसमें मेल्टिंग पॉइंट को भी कम रखते हैं। इसमें एक्सिस एयर का, इसमें एयर की प्रेजेंस होती है। इसमें कैल्सिनेशन में एयर एब्सेंट होती है, एयर एब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई होती है। रोस्टिंग में एयर प्रेजेंस होती है। एक्सिस एयर में करते हैं, बहुत ज्यादा एयर की जरूरत होती है तब हो जाता है। जैसे जिंक कार्बोनेट को हम कैल्सिनेशन करेंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा, जबकि जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। 38th क्वेश्चन देखते हैं बायोलॉजी से। ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन क्रोमोसोम हैव ए मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी। वी हैव 22 such pairs, but one pair sex chromosome is odd in not always being a perfect pair। ज्यादातर परफेक्ट पेयर नहीं होता। वोमेन हैव ए परफेक्ट सेक्स पेयर। वोमेन के पास में परफेक्ट पेयर होता है XX का, जबकि मेल में क्या होता है? XY का। तो ये परफेक्ट पेयर नहीं है मेल में। बट मैन हैव ए मिसमैच पेयर विच वन इज नॉर्मल साइज व्हाइल अदर इज शॉर्ट वन। एक इसमें से बड़ा होता है, एक छोटा होता है साइज में भी। अब एक इन ह्यूमन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन जाइगोट इन ईच गैमेट। कितने वो प्रेजेंट होते हैं जाइगोट? क्योंकि जाइगोट देखो फ्यूजन के बाद बनता है, तो क्रोमोसोम्स कितने आएंगे? 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ईच गैमेट में। ए फ्यू रेप्टाइल्स रिलाई एंटायर ऑन द एनवायरनमेंट क्यूज फॉर सेक्स डिटरमिनेशन कमेंट। तो ये मतलब गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल होते हैं। ठीक है हमारा। अब इसमें हम बता देंगे फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड। तो जाइगोट मैंने बताया था 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब रेप्टाइल का केस बात जो है, टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट डिटरमाइन वेदर द एनिमल डेवलपिंग इन द एग। अलग अलग होता है, इसलिए हम नहीं कह सकते वी कैन से some animals rely entirely on the environment cues for the sex determination। ये रिलाई नहीं करते हैं, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। उनका बॉडी टेम्परेचर अलग होता है, जबकि एग लेइंग का टेम्परेचर अलग होता है, इसलिए वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज मैटर ऑफ चांस एंड नन ऑफ द पेरेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, जस्टिफाई थ्रू द फ्लो ऑफ चार्ट। देखिए जो सेक्स है उसमें हम ये नहीं बता सकते पर्टिकुलरली कि भाई ये होगा, गर्ल होगा, बॉय होगा, वो इक्वल चांस होते हैं। देखिए यहाँ से XX दोनों, यहाँ से X आया, यहाँ से आया, XX बन सकता है, डॉटर हो सकती है। यहाँ से X आया, यहाँ से Y आया, इधर से X आया तो XY सन हो सकता है। इधर से X आया, इधर से X आया तो XX डॉटर हो सकती है। इधर से Y आया, इधर से दूसरे वाला X आया तो XY सन हो सकता है। तो इक्वल चांसेस होते हैं। इससे ये कंफर्म नहीं होता कि बॉय होगा गर्ल होगा, तो इक्वल चांसेस होते हैं, ये बताना इसमें। दूसरा क्वेश्चन था, व्हाई डू ऑल गैमेट्स फॉर्म इन ह्यूमन फीमेल हैव सेक्स क्रोमोसोम्स। जो गैमेट फॉर्म होते हैं ह्यूमन फीमेल में सारे सेक्स जो X क्रोमोसोम्स क्यों होते हैं? क्योंकि ह्यूमन फीमेल जो है होमोफॉर्मिक है।
होमोमॉर्फिक है। होमोमॉर्फिक मीन्स इसके पास में एक्स एक्स ही हैं, दोनों एक तरीका के गैमेट्स हैं। तो दे हैव टू सेक्स क्रोमोसोम, जो दोनों क्या आइडेंटिकल हैं, एक्स एक्स ही हैं, तो इसलिए उसमें जो गैमेट्स बनेंगे एक्स क्रोमोसोम ही होगा उसमें से। 39 देखिए, स्टूडेंट टुक 3 कॉनकेव मिरर लिए उसने, डिफरेंट फोकल लेंथ है, फाउंड द एक्सपेरिमेंट टू सी द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस विद दीज मिरर एज ऑन। फर्स्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर रखा है, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। सेकंड केस में फोकल लेंथ 15 है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा 30 सेंटीमीटर। थर्ड केस में फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा 20 सेंटीमीटर पे। इस तरह के केसेस में आपको इजी ज्यादा हो जाएगा, आप डायग्राम बना लें, डायग्राम से इजी हो जाता है कुछ तरह क्वेश्चन। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर हमारा इस तरीका का होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर लिया है, अब ये कह रहा है लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म इन केस फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे हमारे मान लीजिए योगा में सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और इधर हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल फोकस, और फोकल लेंथ है 20, और ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ये भी 20 हो गया, 40 हो गया, 45 तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। तो ये कह रहा इन विच सॉरी लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म इन केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, और कैसी इमेज बनेगी, स्मॉल इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज विल बी फॉर्म स्मॉल इमेज बनेगी, ये बता देना कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। तो इसमें ये प्रॉपर्टीज हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, स्मॉल बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, ये सारी बता देंगे। बी में देखिए, इन विच वन ऑफ द केसेस गिवन इन द टेबल द मिरर विल फॉर्म रियल इमेज ऑफ सेम साइज एंड वाई। कब देगा वो, केस में देखिए जब तक हमारा जब सी पे, देखिए यहाँ सेकंड केस जो हमारा फोकल लेंथ 15 है, इसमें सेकंड वाले केस की बात करने तो 15 दे दी, और ये 30 पे रख दिया, और यहाँ पे 15 है तो ये भी 15 होती है, तो 30 पे सी हो जाए, तो सेकंड केस में सेम साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। सेकंड केस आ जाएगा इसका आंसर, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वाई का आंसर देना, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो इमेज विल बी फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि ये बड़ी इमेज भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे पास लेकर आएंगे तो बड़ी इमेज बनाएगा। गिव द रीजन व्हाई डू यू यूज सच टाइप ऑफ मिरर, बिकॉज कॉनकेव मिरर फॉर्म द लार्ज इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये लार्ज इमेज बनाता है। Look at the table and find the situation object distance focal length which resemble the situation in which concave mirror are used as a saving mirror। कनकेव मिरर जो है सेविंग मिरर की तरह कब काम करेंगे, देखिए सेविंग मिरर का काम क्या है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, तो जैसे इसमें देखते हैं हम, ये 30 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, थर्ड केस में देखेंगे, ठीक है, थर्ड केस में 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, और ये 20 पे रखा, तो ये रियल तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो ये किसी तरह बड़ी भी बनाएगा, इमेज को बड़ा करके दिखाएगा, और वर्चुअल बनाएगा, सीधी इमेज बनाएगा। तो थर्ड केस में क्या यूज होगा हमारा, एज ए सेविंग मिरर यूज होगा। इसमें ड्राई रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, तो इसमें वर्चुअल इमेज का डायग्राम और फॉर्म करता है, इस तरीका से डायग्राम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारा थर्ड केस में होगा इसका बी का पार्ट का आंसर, ठीक है। तो जिनको वीडियो सही लगी हो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इफ यू वांट टू कमेंट प्लीज कमेंट इट, और कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो उसका बारे में आप बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।